नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, एक सवाल, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कथन किसका है? मुझे मालूम है आपको पता होगा। इतना इतिहास की किताबों में बार बार दोहराए जाने वाला ये कथन हम जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई के लिए जापान तक यात्रा की, आजाद हिंद फौज बनाई और उनको देश के महानतम नेताओं में शुमार किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की एक रैली में अचानक उनका ये वक्तव्य उनसे छीन लिया। कहा कि ये विवेकानंद का वक्तव्य है। ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था जो अमूमन हो जाया करता है, क्योंकि जिस अंदाज में बोल रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो विवेकानंद की ही बात कर रहे थे। मजे की बात यह कि विवेकानंद को उन्होंने नेताजी भी बता दिया, यानी नेताजी का वक्तव्य ही नहीं, नेताजी का संबोधन भी, जिस प्रिय नाम से उनको पुकारता था देश, उसको उन्होंने विवेकानंद के साथ जोड़ दिया। अब ये विवेकानंद का भी अपमान है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी अपमान है। विवेकानंद भी बंगाल में पैदा हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बंगाल में पैदा हुए। योगी आदित्यनाथ बंगाल में वोट लेने गए थे और अपने आप को शायद विवेकानंद की परंपरा से जोड़ना चाहते होंगे। विवेकानंद जो अपने वक्तव्यों के लिए, अपने भाषणों के लिए 1893 में जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहां मेरे बहनों और भाइयों के संबोधन के साथ उन्होंने जो शुरुआत की थी और मनुष्यता की गरिमा के पक्ष में बिल्कुल रोंगटे खड़ा कर देने वाला जो वक्तव्य दिया था, वो कमाल का वक्तव्य था। यानी मुझे अब भी जब उसकी पंक्तियां याद आती है, जो अमूमन कहा जाता है कि मनुष्य पापी है, उन्होंने कहा कि हु कॉल्स यू सिनर, इट इज सिन दैट कॉल्स यू सिनर। कौन तुम्हें पापी कहता है? ये पाप है जो तुम्हें पापी कहता है। मनुष्यता को पापी, मनुष्य को पापी कहना ही सबसे बड़ा पाप है। ये विवेकानंद थे। भारत आकर उन्होंने मंदिरों की जो दशा देखी, उस पे बड़े दुखी हुए। उन्होंने जो पाखंड देखा, उस पे बड़े दुखी हुए। वो एक क्रांतिकारी सन्यासी थे। उनके यहां घृणा के लिए, धोखे के लिए, जोर जबरदस्ती के लिए जगह नहीं थी। उस क्रांतिकारी परंपरा से जब योगी आदित्यनाथ खुद को जोड़ने निकलते हैं, तो अचानक फिसल के गिर जाते हैं। वो सीधे नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक आ पहुंचते हैं, उनका एक वक्तव्य उठा लेते हैं। क्या ये इतिहास के प्रति जो, फिर मैं दोहराऊंगा कि क्या ये स्लिप ऑफ टंग है? क्या अचानक एक गड़बड़ी जो कभी कभी किसी से भी हो सकती है, क्या इसके लिए हम योगी आदित्यनाथ को माफ कर सकते हैं? कर सकते हैं। काश अगर योगी आदित्यनाथ की इतिहास की समझ और उनकी पार्टी की इतिहास की समझ बिल्कुल स्पष्ट होती। इतिहास को लेकर बीजेपी का रवैया हमेशा से संदिग्ध रहा है, बल्कि इतिहास को नकार कर वो मिथक को इतिहास बनाने में तुली है। तथ्यों को नकार कर वो अपने नायक खड़े करने की कोशिश करती है और उन विरासतों पे काबिज होने की कोशिश करती है जो दरअसल में उसकी विचारधारा के खिलाफ बनाए गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कुछ कहते रहे हैं, अगर उसको ध्यान से देखें, बल्कि सतही ढंग से भी देखें, तो वह भारतीय जनता पार्टी की जो अभिभावक संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके विचारों के विपरीत है। विवेकानंद का जो स्वामी भाव भी है, वह भी इस गर्हित राजनीति से काफी आगे जाता है। वैसे इतिहास के साथ ये गड़बड़ी बीजेपी के करने वाले, वो योगी आदित्यनाथ बीजेपी के अकेले मुख्यमंत्री नहीं हैं, और भी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये गड़बड़ियां की हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ ही महीनों पहले ही मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बता दिया कि भगत सिंह, राजगुरु आदि को
पहले तो कह दिया कि कांग्रेस सरकार के में का विरोध करने के लिए फांसी हुई, फिर उनको समझ में आया कि अरे ये तो स्लिप ऑफ टंग है, ये मान लिया। फिर बताया कि संसद में बम फेंकने के लिए फांसी हुई। असल में उनको पता नहीं था कि संसद में बम फेंकने में उनके साथ जो थे ये दोनों शामिल नहीं थे, बटुकेश्वर दत्त शामिल थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने संसद में बम फेंका था और उस बम फेंकने का उद्देश्य कोई हत्या करना नहीं था, आतंक फैलाना नहीं था। भगत सिंह के मुताबिक बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। तो जब भगत सिंह को याद करते हैं तो इतिहास भूल जाते हैं, आपको पता नहीं होता है। विवेकानंद को याद करते करते आप उनको नेताजी बता देते हैं, और तो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वक्तव्य आप वहां से उठा लेते हैं। ये सारी गड़बड़ियां असल में सिर्फ इसलिए पैदा नहीं होती कि आप समय रहते कुछ भूल जाते हैं, बाकी बातें तो आपको खूब याद आती हैं। वहां तो नफरत की भाषा में कोई फिसलन आपके आती नहीं है। ये फिसलन क्यों आ जाती है? क्योंकि इतिहास से आंख मिलाना आपको आता नहीं है। आप हमेशा इतिहास बदलने में लगे रहते हैं। आप मुगलों का इतिहास बदलना चाहते हैं, आप आजादी की लड़ाई का इतिहास बदलना चाहते हैं। हाल ही में मोहन भागवत ने एक और झूठ कहा कि आरएसएस की स्थापना आजादी की लड़ाई के लिए हुई थी। आज तक के सारे दस्तावेज बताते हैं, अब तक जो सुलभ हैं, कि आरएसएस हिंदू हितों की रक्षा करने के लिए के नाम पर बनाया गया था। उसने हिंदुओं का इत्तेफाक से नुकसान ही किया। तो वो आरएसएस जो है, आजादी की लड़ाई में, जो मैं बार बार कहता हूं, अंगूठा क्या उसने नाखून तक नहीं कटाया, और अब आप उसको आजादी की लड़ाई का सिपाही बना रहे हैं। आप अकबर और महाराणा प्रताप के बीच एक लड़ाई की कल्पना करते हैं जो असल में कभी हुई ही नहीं। ऐसी कई कल्पनाएं आपके इतिहास बोध को बनाती हैं। आप जो हैं देवी देवताओं को, जिनकी आस्था का अपना एक मोल हो सकता है, उनको ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की तरह खड़ा करना चाहते हैं। तो यहां से आपका इतिहास बोध बनता है, और शायद इसलिए भी कि इतिहास में आपको कोई ऐसा नहीं मिलता जिसका नाम लेकर आप अपनी विचारधारा का बचाव कर सकें। यानी एक दौर में आरएसएस भगत सिंह का खूब नाम लेता था। आज हालत यह है कि भगत सिंह का पूरा साहित्य पढ़ के देख लीजिए, पता चलता है कि वो आरएसएस के सिद्धांतों के खिलाफ है। वो हिंदू मुस्लिम नफरत की, सांप्रदायिकता की राजनीति को ठोकर लगाता है। बात यहीं तक सीमित नहीं है। आप ये सच है कि आजादी की लड़ाई में एक धारा 19वीं सदी से जो चली आई, वो हिंदूवादी राजनीति की भी थी, लेकिन वो राजनीति ऐसे घृणित पेडिस्टल पे खड़ी नहीं थी। घृणा के सीढ़ियों पे खड़ी होके वो राजनीति नहीं कर रही थी। उसकी अपनी मुश्किलें थी, उसके अपने संकट थे, लेकिन आजादी की लड़ाई में हम मान लेते हैं उसका रोल था। लेकिन जो भी बड़े नायक हुए आजादी की लड़ाई के, गांधी और नेहरू को तो आप गाली देते ही देते हैं। गांधी को तो मतलब आपने गोली ही मार दी। आपकी जो बंदूक चली, आपकी जो गोली चली, वो कम्युनल जिन्ना पे नहीं चली, सेक्युलर नेहरू पे नहीं चली, वो चली तो हिंदू गांधी पे चली, क्योंकि हिंदू गांधी आपको सबसे ज्यादा डराता है। तो गांधी से आप डरते हैं, मार डालते हैं उसको। नेहरू से चिढ़ते हैं, उनको अपमानित करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों बार बार बच के चले आते हैं। आप बोस और विवेकानंद का नाम लेते हैं और गफलत में कुछ और बोल जाते हैं। आप भगत सिंह का नाम लेते हैं और पकड़े जाते हैं। काश कि आप इनका साहित्य पढ़ लेते, काश कि जान लेते कि ये जो तमाम बंगाल की विभूतियां हुई हैं, चाहे वो टैगोर हों, चाहे वो विवेकानंद हों, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, या उनकी एक बहुत बड़ी परंपरा है, उन सबको देख जाइए, कौन आपकी राजनीति के साथ खड़ा है। आज वो होते तो सबसे ज्यादा हुंकार आपके खिलाफ भर रहे होते। जिस तरह अंग्रेजों को भगाया, उस तरह आपको भगाने की मांग कर रहे होते। तो ये मामला जुबान की फिसलन का नहीं, ये इतिहास के
से भागने का मामला है, इतिहास से पलायन का मामला है, एक नकली इतिहास बनाने की कोशिश का मामला है। मैंने जिस किताब की चर्चा कल की थी, जॉर्ज ऑरवेल की 1984, उसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ भी है, और जो कथानायक है उस मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में वो काम करता है, उसका काम इतिहास को बदलना है, इतिहास को बार बार संशोधित करना है। पुराना इतिहास जल्दी जल्दी मिटाया जा रहा है, नया इतिहास बनाया जा रहा है। तो क्या ये नया इतिहास बनाने की कोशिश है? योगी आदित्यनाथ से लेकर रेखा गुप्ता से लेकर जहां फिसल जाते हैं, और जहां मोहन भागवत बताते हैं कि आरएसएस तो आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए पैदा हुआ था, क्या ये इतिहास को फिर से उसी तरह लिखने की कोशिश नहीं है जैसा जॉर्ज ऑरवेल का बिग ब्रदर और उसकी पार्टी कर रहे थे? सावधान रहने की जरूरत है। एक तरफ सत्ता का दमन चक्र जारी है, उसका बुलडोजर जारी है, तमाम तरह के लोकतांत्रिक प्रदर्शन करने वाले लोग जेलों में डाले जा रहे हैं, उनको डराया जा रहा है, घरों पर उनके बुलडोजर चलाया जा रहा है, और ये बुलडोजर धीरे धीरे इतिहास की ओर भी मुड़ रहा है, इतिहास को भी कुचलने की कोशिश कर रहा है। इससे सावधान। धन्यवाद।